हैं और अगर उनके परिवारों की संख्या जोड़ी जाए तो तकरीबन 30-32 करोड़ लोग इस पर आश्रित हैं। इनके लिए सही तरीके से मदद हो सके, फाइनेंशियल मदद हो सके और सही ऋण प्राप्त इनको कराया जा सके, इसके लिए सरकार ने काम किया। आरबीआई ने 10 ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को घोषित किया और 11 पेमेंट बैंक्स को। सुबह मैं सुन रही थी कि एक प्रश्न के जवाब में उत्तर आ रहा था कि कोई पेमेंट बैंक नहीं है, तो इंडिया पोस्ट को भी ऐसा आदेश दिया गया है और पेमेंट बैंक का लाइसेंस उनको दिया गया है। जनधन योजना में जो कि 30 सितंबर 2015 को 76.81 ऐसे खाते थे जो जीरो बैलेंस वाले थे या जिनमें कोई भी धन नहीं पहुंचा था और कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, वो आज दिसंबर के महीने में घटकर मात्र 32% रह गया है और 20 करोड़ इन खातों के द्वारा 30,000 करोड़ इनमें डिपॉजिट किया गया है, जमा किया गया है। प्रधानमंत्री फसल और जीवन बीमा योजनाएं सब लोग उससे परिचित हैं, लेकिन ये ऐसी योजनाएं हैं कि जो गरीब से गरीब तबके को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई हैं और मात्र 1 रुपया रोज रोज और 12 रुपया सालाना, इस तरीके की जो बीमा योजनाएं हैं उनका लाभ दो योजनाएं हैं ना, एक बीमा और एक जीवन बीमा 360 और 12 रुपया जो दुर्घटना योजना है, वो योजनाएं आज तक इस देश के गरीब को कभी उपलब्ध नहीं थी। पहली बार इस सरकार ने गरीबों के लिए ऐसी योजना लाई जिसका लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति को मिल सके। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके विषय में मैं पहले भी बोल चुकी हूं, उसमें ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट जो कि इस कौशल विकास से पढ़कर बाहर निकलते हैं उनको भी लाभ मिलेगा और साथ ही 5 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का जो उनको पैसा दिलवाया जाएगा सरकार के माध्यम से और 34 लाख युवा इसका लाभ उठा पाएंगे, जो कि अगले 5 साल की हमारी योजना है। डिजिटल इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में खड़ा हो सके। और सुबह प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया भी कि किस प्रकार से क्या हमारे पास मिला हमको और कहां तक हम उसको ले आए और कितना केबल नेटवर्क को बढ़ाया गया और योजनाबद्ध तरीके से अधिक गांव तक को इससे कनेक्ट करने की कोशिश हुई। 2.5 लाख 2.5 लाख गांव इससे जुड़े हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर is a necessity, utility for every Indian, whether it's through public cloud, cyber security, bank account, common service centers, broadband highways, इन सब का लाभ जो है वो गवर्नेंस और सर्विसेज के माध्यम से दिया जा रहा है और हर नागरिक को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले, सिस्टम के अंदर पारदर्शिता आए और उस लाभ के कारण हम भ्रष्टाचार को भी समाप्त कर पाएं, ऐसी सरकार की इच्छा है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्राप्त किया है और 18 लाख रोजगार नए क्रिएट किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि जून 25, 2015 को लागू की गई, इस योजना में लोगों को बेहतर घर मिल सके, इसके लिए 305 शहर और कस्बे
उनको चिन्हित किया गया है और 9 ऐसे राज्य जहां पर इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। Even in the power sector, when NDA came to power, the condition of coal supply in the country was precarious, with many power plants shutting down and had critically low reserve of coal. Supplies were not being able to match up to the demand. Today, the situation of power sector has witnessed massive improvement. Coal India's coal production has reached a level of 336 million tons. Many of the critical issues of power sector, especially with respect to coal supply and power transmission, has been taken care of. The ministry has added 22,566 megawatt of electricity generation capacity. Out of 20,830 megawatt is the thermal sector alone. The government has a target of generation of 100 gigawatt of solar power by 2022. The target has now been split into 40 gigawatt The target has for now been split into 40 gigawatt of rooftop and 60 gigawatt through large and medium scale grid connected solar power projects, and is expected to entail an investment of 6,000 billion. The overall target is of generation of 175 gigawatt of renewable energy by 2022. Solar Alliance is another success which India has been able to achieve. Deen Dayal उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत 24 घंटा 7 दिन पावर सप्लाई हर घर को गांव देहात में मिल सके, उस पर काम किया गया। और इस स्कीम के माध्यम से 18,500 गांव को 3 साल के भीतर बिजली पहुंचाने का कार्यभार लिया गया है। 3,500 ऐसे होंगे जिनको ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त होगी और 5,500 और 5,000 गांव ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रीफाई किया गया इन द करेंट फिस्कल टिल नाउ अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। एग्जेम्पशन और वो सब चीज़ें हमको ख़ास तौर पे टैक्सेशन को सुविधाजनक बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ जाएं। लेकिन इसी बीच एक और अच्छा बेहतर संदेश है हम सबके लिए कि जापान ने तय किया है $12 बिलियन का पैकेज हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने का, जो कि लॉन्ग टर्म भारत को फ़ायदा पहुंचाएगा और बुलेट ट्रेन को भी लेके आएगा। इस वॉलेटाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट के मध्य भी भारत लगातार बेहतरी की ओर बढ़ रहा है और जिस तरीके की अपेक्षाएं इस सरकार के साथ थी, लगातार इस सरकार ने उसको क्रियान्वित कर अपने जनमानस का विश्वास प्राप्त किया है और उसी पर कार्य करती जा रही है। So far as threats are concerned, threats to India exist from both state and non-state actors. Initiatives are being taken for capacity building of the law enforcement agencies. And in spite of volatility across the world, India has remained relatively stable. Apart from an impressive growth rate, it continues to have healthy forex reserve of more than $350 billion. Major initiatives have been taken to root out corruption. In FDI, we have removed the restriction in tea plantation as well.
and defense sector, it has been raised from 26% to 49%. मैं इससे जब हम लोग छोटे थे तो हर कहानी में जो फेरी टेल्स होती थी उसमें कोई ना कोई विच ज़रूर होती थी, किसी ना किसी अच्छी कहानी में कोई ना कोई दैत्य राक्षस ज़रूर होते थे। और जब बड़े हुए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि हर एक ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ ना कुछ ग्लिचेस ज़रूर होती हैं। So while this is the growth story of the country, we do have certain glitches, and the glitches come from people who sometimes use the name of Baba Saheb Ambedkar to cause the vivisection of the country. Let me remind them that Baba Saheb was a nationalist. He was a patriot and not a secessionist. He was reformist with a cause and not a rebel without a cause. And his views on Jammu and Kashmir, he never saw it as a problem, but he saw it as a solution. While a lot of people wanted to protect the interest of some particular section, he wanted to protect the interest of the nation he served, and he thought that was paramount. For some, solution had to come from a particular leader in Kashmir, but for Baba Saheb, the solution was available in the constitution and ethos of this land. When we look at various opinions in various universities, I miss the nationalistic opinion of Baba Saheb Ambedkar, and that really haunts me, that where has country gone from 47, 50 to now. When we discuss certain atrocities of certain kind, a specific state I would like to mention, Kerala. The atrocities on campus are constantly forgotten, and the regressive policies of the left actually have tried to whitewash its brutalities. And constant attempts have been made to deface nationalistic politics. I will, okay, sir, I will cite. No, I will cite, I have a list. Yeah. Durga Das, P.S. Anu, Sujit, Kim Karunakaran, Bimbi, Muruganda, Vishal, Sachin, Gopal. These are the names of young students and young people who have been murdered on the campus, and in the most Talibanite fashion. So these are not allegations. These are not allegations. These people are executed in cold blood, in Talibanic fashion. Bestial mindset can be judged. Bestial mindset can be judged by the morbid and ghastly murder of Jai Krishan Master. While a young person who committed suicide, one can understand the pain he was undergoing. And the worst steps which have taken is unjustifiable. But at the same time, highlighting a tragedy as a leftist love for Dalits is wrong. I wish to take them back to 2010. The Karakaran Vinish, a Dalit youth, was murdered when LDF was in power, and his dead body was left hanging in the Talibanic model of execution. Vinicius' family continues to fight for justice. Have you heard of Deepa Mohan Das? Deepa Mohan Das, a PhD scholar who was harassed by Marxist goons, a Marxist syndicate operating in Kottayam, Megha, Kaladi, battered by SFI and have left her blind. And please, this is not the way. You can contemptuous, all I'm trying to exhibit is the contemptuous attitude these people have
towards the progress of the nation, the contemptuous attitude these people have towards the development of the nation. On one side, the economy is doing extremely well. On the other side, they keep raising these issues to derail the development agenda. And everywhere one can see this, that the attitude, I actually want to tell some, Kiss of Love campaigners, the regressive campaigners, the Kerala couple, Rahul Pashupatan and his wife Rashmi Nair, were arrested for being involved in sex racket and indulging in pedophilia, running under the guise of online marketing. Now these are the people who constantly haunt the agenda of development, and these are the people who have hypocritical attitude. Most hilarious are the rules and regulations. Most hilarious are the rules and regulations of Palikudam, a school run by Miss Mary Roy, mother of famous ultra-left Arundhati Roy, which prescribes the distance between boys and girls to be 1 meter at all time. This is the kind of rules and regulation these people propagate. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपना भाषण मैं पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ और सहमति प्रकट करना चाहती हूँ जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी ने देश के मुद्दों को सामने रखा और सरकार के किए हुए काम का व्याख्यान किया, लेकिन जो लोग भारत के झंडे का अपमान करना चाहते हैं, तो मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाहती हूं कि झंडा हमेशा डंडे के ऊपर लगाया जाता है और जिस प्रकार व्यक्ति को खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, ये डंडा वही काम करता है और डंडे का मतलब रूल ऑफ लॉ है। तो कानून के तहत जो उल्लंघन करेगा उसको वो सजा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.